हेलो दोस्तों, आज हम लोग भारत के संविधान यानी पॉलिटी के विषय में भाग संघीय कार्यपालिका पढ़ेंगे। अगला तथ्य इसमें मुख्य परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लेकर आए हैं, जिसमें पहला तथ्य है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ये है अनुच्छेद 52 के तहत। अगला तथ्य है भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो यह है संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है भारत में। संसदीय शासन प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। अगला तथ्य है भारत के संविधान के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। तो वो है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति में निहित है। अगला है किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है। अनुच्छेद 53(1) के तहत, अनुच्छेद 53(1) के तहत कहा गया है। अगला, संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है, वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है। तो ये मंत्रिपरिषद में निहित होती है। केंद्र की मंत्रिपरिषद में वास्तविक शक्ति समाहित होती है। अगला तथ्य है भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किस देश के राष्ट्राध्यक्ष के समान है। तो वो है ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष के समान संवैधानिक स्थिति भारत के राष्ट्रपति की। अगला तथ्य है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद की योग्यताएं विहित की गई हैं। राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं विहित की गई हैं या उसमें चिन्हित की गई हैं। तो अनुच्छेद 58 के तहत भारत के राष्ट्रपति के पद की योग्यताओं के विषय में बताया गया है। अगला, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी निश्चित की गई है। तो ये है 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो अधिकतम आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए। अगला तथ्य है राष्ट्रपति पद के लिए कौन सी योग्यताएं विहित की गई हैं। तो वो हैं वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 वर्ष से कम ना हो तथा वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। तो ये राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। अगला तथ्य है भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो ये होता है अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं तथा दिल्ली और पांडिचेरी सहित सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल किए जाते हैं। अगला, दिल्ली और पांडिचेरी राज्यों की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। तो ये 70वें संविधान संशोधन जो कि सन 1992 में किया गया था के द्वारा शामिल किया गया था दिल्ली और पांडिचेरी राज्यों की विधानसभाओं को किसमें, निर्वाचक मंडल में। अगला तथ्य है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है। तो ये अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति संविधान में दी गई है। अगला, कुछ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य हैं कुछ। अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी सदन अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, किंतु यदि संसद के किसी सदन अथवा किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो किस तिथि से यह माना जाएगा कि उस सदन में उसने अपना
स्थान रिक्त कर दिया है, खाली कर दिया है। तो ये माना जाएगा राष्ट्रपति पद के रूप में पद ग्रहण की तारीख से, जिस दिन राष्ट्रपति पद को ग्रहण करेगा उसी तारीख से ये खाली या रिक्त माना जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा कराया जाता है? तो ये भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा इसका निर्वाचन कराया जाता है। अगला तथ्य है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम कम से कम 3 मतदाताओं द्वारा क्रमशः प्रस्तावित और अनुमोदित किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा क्रमशः प्रस्तावित और अनुमोदित किया जाना चाहिए? तो ये 50 मतदाता प्रस्तावित करें और 50 मतदाता अनुमोदित भी करें, तभी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम आगे नॉमिनेट होगा। अगला तथ्य है वर्तमान में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जमानत की राशि कितनी है? 15,000 रुपये है। कुल वैध मतों का कितना भाग मत प्राप्त न करने वाले उम्मीदवार की जमानत की राशि जब्त हो जाती है? तो ये है कुल वैध मतों का 1/6 भाग। यदि वोट नहीं प्राप्त करते हैं तो जमानत की राशि जब्त कर ली जाती है। अगला तथ्य है किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध किया गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 57 के तहत। अगला तथ्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ये अनुच्छेद 54 के तहत किया गया है निर्वाचक मंडल का उल्लेख संविधान में राष्ट्रपति के। अगला तथ्य है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के अनुसार किया जाता है? तो ये किया जाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। किस वर्ष की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या को राष्ट्रपति चुनाव के लिए किसी राज्य विशेष की जनसंख्या माना जाता है? तो ये 1971 की जनगणना द्वारा निर्धारित जनसंख्या को इसमें माना जाता है। 1971 की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या को। अगला तथ्य है किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि जब तक 2026 के पश्चात होने वाली प्रथम जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते तब तक राष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यों की जनसंख्या 1971 की जनगणना द्वारा ही अभिनिश्चित जनसंख्या को माना जाएगा। ये कहा गया है 84वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2001 द्वारा। अगला तथ्य है किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के लिए न्यूनतम कितना मत प्राप्त करना आवश्यक है? तो कुल पड़े वैध मतों के आधे से 1 मत अधिक होना चाहिए। जितने वोट पड़ते हैं इनके चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में, उसमें आधे मतों से 1 अधिक होना चाहिए। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पदावधि टर्म ऑफ ऑफिस का उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 56 के तहत। अगला तथ्य है भारत का राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से कितने वर्ष तक अपना पद धारण करता है? तो ये है 5 वर्ष तक धारण करता है अपना पद। राष्ट्रपति का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर भी वह कब तक अपना पद धारण किए रहता है? तो जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है तब तक राष्ट्रपति पद पर बना रहता है, पद पर आसीन रहता है। अगला तथ्य है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो ये उपराष्ट्रपति को देता है, जो कि राज्यसभा का उपसभापति भी होता है, उपराष्ट्रपति।
और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना तत्काल किसे देता है? तो ये देता है लोकसभा के अध्यक्ष को। इस समय ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अगला तथ्य है, जब राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या किसी अन्य कारण से खाली हो जाए तो उसे भरने के लिए चुनाव अधिकतम कितने समय के अंदर करा लिया जाएगा? तो ये करा लिया जाएगा 6 माह के अंदर या 6 माह के भीतर। अगला तथ्य है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो ये भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगला तथ्य है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो ये उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अगला तथ्य है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के शपथ तथा उसके प्रारूप के बारे में है? तो अनुच्छेद 60 उसके प्रारूप और शपथ के बारे में है। अगला तथ्य है कि राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये दी गई है अनुच्छेद 61 में। महाभियोग अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर। अगला तथ्य है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर चलाया जा सकता है? तो ये संविधान के अतिक्रमण वायलेशन के आधार पर। अगला तथ्य है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन में आरंभ की जा सकती है? तो ये संसद के किसी भी सदन में यानी लोकसभा या राज्यसभा, इन दोनों में से किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जा सकता है। अगला तथ्य है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए संसद में आरोप पत्र प्रस्तुत करने के कम से कम कितने दिन पहले उसे इसकी लिखित सूचना देना आवश्यक है? तो ये 14 दिन पहले इसकी लिखित सूचना देना महत्वपूर्ण होता है। अगला तथ्य है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदन के कुल कितने सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए? तो ये अभिष्ट सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना आवश्यक है। अगला तथ्य है, महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात राष्ट्रपति को कब से पदच्युत समझा जाता है, यानी कब से पद से हटा हुआ माना जाता है? तो ये महाभियोग प्रस्ताव संसद के दूसरे सदन द्वारा स्वीकृत होने के दिन से उसे राष्ट्रपति के पद से हटाया हुआ समझा जाता है कि अब उस पद पर नहीं है। अगला तथ्य है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर निर्णय करने की अधिकारिता किसे प्राप्त है? तो ये उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है अनुच्छेद 71 के तहत, आर्टिकल 71 के तहत। अगला तथ्य है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में रिक्तता होने पर भी राष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं होगा? तो ये कहा गया है 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा। अगला तथ्य है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? तो ये अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। किससे? प्रधानमंत्री से। संसद का सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो ये है राष्ट्रपति को। ये महत्वपूर्ण तथ्य है आपके लिए। भारत का महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो ये है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। कौन? भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया।
अगला तथ्य है कि आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। तो ये हैं 2 प्रतिनिधि जिनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये कौन से प्रतिनिधि होते हैं? ये एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय समुदाय से प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला तथ्य है राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है। किन क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व देने के लिए यह प्रावधान किया गया है? तो इसमें वो क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो ये हैं साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से संबंधित, जिनके अंतर्गत इन्हीं के कार्यक्षेत्र में जो निपुण लोग होते हैं, ऐसे ही 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत या नॉमिनेट किया जाता है। अगला तथ्य है किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है कि संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है? तो अनुच्छेद 111 यानी अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति वापस कर सकता है ऐसा विधेयक। किस लिए? पुनर्विचार करने के लिए। अगला तथ्य है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है? तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत कर सकता है, अनुच्छेद 108 के तहत। अगला तथ्य है किन विधेयकों को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है? तो वो है धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक। ऐसे ये 2 विधेयक होते हैं जिनको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता सदन में। अगला तथ्य है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? तो अनुच्छेद 111 के तहत जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है कौन? राष्ट्रपति। अगला तथ्य है राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में किस विधेयक के संबंध में जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो ये किया था भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में। अगला तथ्य है किसी नए राज्य के निर्माण अथवा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन करने वाले विधेयक को किसकी सिफारिश से संसद में प्रस्तुत किया जाता है? तो ये किया जाता है राष्ट्रपति की सिफारिश से संसद में प्रस्तुत किया जाता है। अगला तथ्य है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो ये अनुच्छेद 123 यानी 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। किसको? राष्ट्रपति को। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये। अगला तथ्य है किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है? जबकि संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो तथा ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो जिसमें तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक हो। अगला फैक्ट है कि राष्ट्रपति की कुछ वीटो शक्तियों के विषय में यहाँ पे बताया गया है कि वीटो शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं और इनके अंतर्गत क्या क्या होता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे वीटो पावर के विषय में। तो इसमें भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति को स्पष्टतः वीटो शक्ति प्रदान नहीं की गई है, किंतु संवैधानिक परंपरा के रूप में राष्ट्रपति को अधोलिखित 3 प्रकार की वीटो शक्तियाँ प्राप्त हैं, यथा जैसे आत्यांतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देता है तब विधेयक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसे आत्यांतिक वीटो या पूर्ण वीटो कहा जाता है। सामान्यतः इस वीटो शक्ति का प्रयोग गैर सरकारी विधेयकों के संबंध में किया जाता है। जैसे
सरकारी विधेयकों के संबंध में इस शक्ति का प्रयोग तब संभव है जबकि विधेयक को पारित करने वाली सरकार विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति के पूर्व अपना त्याग पत्र दे देती है तथा नई सरकार विधेयक पर अनुमति न देने की राष्ट्रपति से सिफारिश करती है। तो ये कौन सा हो गया? आत्यांतिक वीटो या फिर पूर्ण वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। अगला वीटो पावर है दूसरा बिंदु निलंबनकारी वीटो, सस्पेंशन वीटो भी कहा जाता है। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को, जैसे धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक, इनके सिवाय अन्य विधेयक जो होंगे उसमें संसद को पुनर्विचार करने के लिए वापस कर सकता है। लौटाए जाने का प्रभाव सिर्फ अनुमति का निलंबन होता है, क्योंकि संसद द्वारा पुनः पारित कर दिए जाने पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य हो जाता है, अतः इसे निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। इस शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम राष्ट्रपति वेंकट रमन ने संसद के सदस्यों के पेंशन संबंधी विधेयक तथा पुनः राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब ने सांसद अयोग्यता निवारण संशोधन विधेयक 2005 के संबंध में किया था। इसका प्रयोग कौन सी वीटो पावर है? ये निलंबनकारी वीटो पावर अनुच्छेद 111 में ही है। ये भी 3 प्रकार की वीटो पावर दी गई हैं अनुच्छेद 111 में। अगला और अंतिम वीटो पावर है राष्ट्रपति का तीसरा बिंदु जेबी वीटो, पॉकेट वीटो भी कहते हैं इसे। संविधान के तहत किसी विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देने या न देने के लिए किसी समय सीमा का प्रतिबंध नहीं है, अतः जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता है या पुनर्विचार के लिए संसद को वापस नहीं करता है, तब वह जेबी वीटो शक्ति का यूज करता है। इस शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में किया था। अगला तथ्य है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम कितने दिनों तक प्रभावी रह सकता है? तो ये है संसद का सत्र आरंभ होने के 6 सप्ताह तक ही प्रभावी रह सकता है। क्या? राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश 6 सप्ताह तक अधिकतम। कब से? संसद के सत्र के शुरू होने से 6 सप्ताह तक। अगला तथ्य है भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? तो ये की गई है अनुच्छेद 72 के तहत भारत का राष्ट्रपति की किसी भी अपराधी को क्षमादान दे सकता है। आर्टिकल 72 महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। राष्ट्रपति द्वारा अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग किन मामलों में किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड पर, सभी मृत्यु दंड पर तथा अन्य ऐसे दंड के मामले जो संघीय विषय के विरुद्ध किए गए अपराध के लिए दिया गया है। तो इनमें अनुच्छेद 72 का प्रयोग करके राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। अगला तथ्य है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 143 के तहत भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से परामर्श प्राप्त कर सकता है। अनुच्छेद 143 के तहत इम्पॉर्टेंट है ये तथ्य। अगला तथ्य है धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक को किसकी अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है? तो ये किया जाता है राष्ट्रपति की अनुमति से। कहाँ पर? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक को। वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति, वित्त आयोग की नियुक्ति अनुच्छेद 280 के तहत। ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 53(2)
के अनुसार संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश सुप्रीम कमांड किसमें निहित है? तो वो है राष्ट्रपति। या ऐसे समझ लें, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। अगला तथ्य है जो कि राष्ट्रपति से संबंधित हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिसे हम आगे बताएंगे। संविधान सभा ने अपनी अंतिम बैठक 14 जनवरी 1950 में निर्विरोध रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का अंतरिम राष्ट्रपति, जो कि 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव तक थे, निर्वाचित किया था। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने तथा अनुमोदन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा फखरुद्दीन अली अहमद का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हो गया था। अगला तथ्य है, भारतीय गणतंत्र में 1982 में निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हैं। इसके पहले 1969 के चुनाव में उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा था। वे अब तक के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे। कौन? डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। अगला तथ्य है, डॉक्टर वी गिरि भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको द्वितीय चक्र की मतगणना के बाद सफलता प्राप्त हुई थी। यहाँ पे मतगणना लिखा है, लिपि की त्रुटि के कारण ऐसा हो गया है। तो यहाँ डॉक्टर वी गिरि भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको दूसरे चक्र की मतगणना के बाद सफलता प्राप्त हुई थी। वे अब तक के सबसे कम मतों के अंतर यानी 50.2% से जीतने वाले राष्ट्रपति भी हैं। कौन? वी गिरि। अगला, एम हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे पहले मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया था। और ये कब था? 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक, यानी कुल 1 माह 4 दिन लगभग। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के बीच समान नागरिक संहिता को लेकर मतभेद पैदा हो गए थे। और अगला फैक्ट है, वी गिरि एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देकर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा था। अगला फैक्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल तथा प्रणब मुखर्जी ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पूर्व में उपराष्ट्रपति नहीं थे। और डॉक्टर रामनाथ कोविंद जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, ये भी पूर्व में उपराष्ट्रपति नहीं थे। भारत द्वारा विदेशों से किए जाने वाले संधियां और समझौते किसके नाम से किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं राष्ट्रपति के नाम से। अगला है, 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति के प्रथम चुनाव मई 1952 तक के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसने भारत का अंतरिम राष्ट्रपति चुना था? तो ये चुना था भारत की संविधान सभा ने। भारत का निर्विरोध निर्वाचित होने वाला राष्ट्रपति कौन है? तो ये हैं नीलम संजीव रेड्डी, जो निर्विरोध निर्वाचित होने वाले पहले राष्ट्रपति थे। किस राष्ट्रपति को द्वितीय चक्र की मतगणना के पश्चात विजयी घोषित किया गया था? तो ये थे वी गिरि।
वाराह वेंकट गिरी। इनका पूरा नाम था वाराह वेंकट गिरी। अगला तथ्य है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु कार्यकाल के दौरान, यानी उनके अपने राष्ट्रपतित्व कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी? तो इनमें थे डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा फखरुद्दीन अली अहमद, जिनकी मृत्यु उनके अपने कार्यकाल में ही हो गई थी। वह कौन सा विधेयक है जो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह तथा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मतभेद के कारण बलि चढ़ गया था? तो ये विधेयक था भारतीय डाक संशोधन विधेयक, जो कि 1986 में लाया गया था। इसी विधेयक में डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। अगला तथ्य है, संसद सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। और किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 103(1) के तहत। संसद सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति किसकी राय लेता है? तो ये निर्वाचन आयोग की राय लेता है, अनुच्छेद 103 की उपधारा 2 के तहत। अगला तथ्य है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात उद्घोषित करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो ये की गई है अनुच्छेद 352 के तहत। अगला, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात किन आधारों पर घोषित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर भारत में राष्ट्रीय आपात लागू किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये 3 मुख्य कारण हैं इसके। अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की गई है? तो इसमें कुल 3 बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की गई है। पहला 1962 में, दूसरा 1971 में तथा तीसरा एवं अंतिम उस समय अब तक 1975 में। 1962, 1971, 1975 इन 3 सत्रों में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की गई थी। किन आधारों पर घोषित राष्ट्रीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं? तो ये है युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के जो मूल अधिकार दिए गए हैं वह स्वतः ही निलंबित मान लिए जाते हैं। अगला तथ्य है, यदि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो ये है अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया जाता है ऐसे राज्यों में। भारत में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्या भारत में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान? USA। अगला तथ्य है, भारत का उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो ये होता है राज्यसभा का पदेन सभापति। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में किन पदों को लाभ का पद नहीं माना जाता है? ये है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल तथा संघ और राज्यों के मंत्रियों के पद को। अगला तथ्य है, उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा क्रमशः प्रस्तावित किया जाए और कितने मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए? तो इसमें 20 मतदाता उपराष्ट्रपति के नामांकन में प्रस्ताव दें और 20 मतदाता ही अनुमोदित भी करें, तभी उपराष्ट्रपति आगे अपने निर्वाचन पद्धति में
भाग ले सकता है। कितनी धनराशि उपराष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि के रूप में नियत की गई है? तो ये है 15,000 रुपये। भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। अगला तथ्य है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो ये देता है राष्ट्रपति को, यानी एक दूसरे को ही ये अपना त्याग पत्र देते हैं। किससे अपने पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता है? तो ये उपराष्ट्रपति को इस उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता है। अगला तथ्य है, संसद के किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है? तो ये है राज्यसभा में। किसके द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का विनिश्चय किया जाता है? तो ये किया जाता है उच्चतम न्यायालय द्वारा। जो निर्वाचन संबंधी, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद उत्पन्न हो जाते हैं तो उनका निर्धारण, अभिनिर्धारण, विनिश्चय या उस पर डिसीजन लेना किसका काम है? उच्चतम न्यायालय का। संसद के किस सदन का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में होनी चाहिए? तो ये राज्यसभा के सदस्य के लिए होनी चाहिए। इस समय भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? इसको आप कमेंट बॉक्स में अपडेटेड बता सकते हैं। फिलहाल उस समय 1,25,000 रुपये उपराष्ट्रपति का वेतन था, आज से 5 वर्ष पहले, लेकिन अभी अपडेट हुआ है, इसको आप अपडेट कर सकते हैं। राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन कौन करता है? तो ये करता है उपराष्ट्रपति। अगला तथ्य है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त होने पर किसे कार्यवाहक राष्ट्रपति का दायित्व सौंपा जाता है? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति का दायित्व सौंपा जाता है। यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों के रिक्त खाली पड़े हों तब भारत के मुख्य न्यायाधीश को इसका चार्ज दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को अपने पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो ऐसे संकल्प द्वारा जिसे राज्यसभा ने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत हो, ऐसे संकल्प द्वारा उपराष्ट्रपति को उसके अपने पद से हटाया जा सकता है। अगला तथ्य है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा तथा संसद के भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला फैक्ट है, संसद के किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो ये है राज्यसभा, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता उसके द्वारा की जाती है, इसीलिए उसे पदेन सभापति कहा जाता है। पुनः निर्वाचन के पश्चात मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति के अनुसार क्रमांक है कौन सा है? तो ये है 12वां क्रमांक। और 13वें नंबर पे वर्तमान में वेंकैया नायडू जी उपराष्ट्रपति हैं, इन्हें भी जानें आप। अगला, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा मोहम्मद हामिद अंसारी को 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति चुना गया था। 2 उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरि व आर वेंकटरमन। इनका कार्यकाल पूरा करने के लिए पहले ही राष्ट्रपति चुन लिया गया, यानी 2 उपराष्ट्रपति वीवी गिरि और वेंकटरमन जो थे, कार्यकाल पूरा करने के पहले ही राष्ट्रपति चुन लिए गए। और अगला तथ्य है, कृष्णकांत भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पदावधि के दौरान हो गई थी। अगला फैक्ट, राष्ट्रपति चुनाव में हार जाने के कारण उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत ने
कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व ही अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। अगला फैक्ट है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई है? तो ये है संसदीय शासन प्रणाली। अगला फैक्ट है, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप में किसमें निहित होती है? तो ये होती है मंत्रिपरिषद में। केवल राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यवाहक होता है, बाकी मंत्रिपरिषद ही इसकी पूरी वास्तविक शक्ति का मालिक होता है, संसदीय शासन प्रणाली का। अगला फैक्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति के बारे में प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 75 की उपधारा 1 के तहत किया गया है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व उसके हटाने के बारे में प्रावधान। अगला फैक्ट है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है? तो ये करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। जो मंत्रिमंडल गठन किया जाता है तो वो राष्ट्रपति करता है, किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे? तो ये अनुच्छेद 75 की उपधारा 2 के तहत कहा गया है कि मंत्रीगण जो हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करेंगे, अनुच्छेद 75(2). अगला फैक्ट है, कोई व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, मंत्री बनाए जाने पर अधिकतम कितने दिन तक अपने पद पर रह सकता है? तो केवल 6 माह तक ही वह अपने पद पर आसीन रह सकता है। अगला तथ्य है, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाते हैं राष्ट्रपति। अगला, यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो उसे कितने माह के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है? 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है। अगला तथ्य है, 91वां संविधान संशोधन मुख्यतः किससे संबंधित है? मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या से संबंधित है। कौन सा संविधान संशोधन? 91वां संविधान संशोधन। अगला तथ्य, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह उपबंध किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया या पारित किया गया? तो ये 91वें संविधान संशोधन के तहत इसमें ऐड किया गया कि 15% से अधिक मंत्रिमंडल नहीं होगा लोकसभा के सदस्य संख्या का। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल कितनी श्रेणियां हैं? ये 3 श्रेणी हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अगला तथ्य है, कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल किस प्रकार के मंत्रियों से गठित होती है? तो ये होती है कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से। अगला, भारत के प्रशासन की वह कौन सी सर्वोच्च इकाई है जो सरकार की नीतियों का निर्धारण करती है? तो वो होती है कैबिनेट। मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो ये होती है भारत की लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। कौन? मंत्रिपरिषद। अगला फैक्ट है, किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? तो ये अनुच्छेद 75(3) के तहत सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी। मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो
तो ये संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला फैक्ट है मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं, तो इसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री को शामिल किया जाता है। किसमें? मंत्रिपरिषद में। मंत्रिपरिषद का कोई मंत्री अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है, तो वो राष्ट्रपति को संबोधित करता है, त्यागपत्र देता है। संसद के किस सदन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिए जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, तो ये राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला फैक्ट है मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष। और आम तौर पर प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होता है, तो ये लोकसभा का सदस्य होता है। यद्यपि यह आवश्यक नहीं है, जैसे अपने यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, ये राज्यसभा से सदैव चुनकर आते थे, वहाँ असम से, असम राज्य से, तो ये राज्यसभा से ही आते थे और इनका ये डायरेक्ट लोकसभा में इन्होंने प्रवेश नहीं किया था, उसी से इनका सिलेक्शन हुआ था। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो ये देता है राष्ट्रपति को। और संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये प्रधानमंत्री करता है संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता, प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य की आयु जितनी उतनी ही प्रधानमंत्री की आयु होनी चाहिए, 25 वर्ष। मंत्रिमंडल के गठन के लिए विभागों का बंटवारा कौन करता है, तो ये प्रधानमंत्री करते हैं। और विभागों के बंटवारे के संबंध में प्रधानमंत्री किससे परामर्श करता है, तो ये किसी से परामर्श नहीं करता। मंत्रिमंडल के गठन के संबंध में प्रधानमंत्री का ये विवेकाधिकार होता है, जो कि ये पूर्णतः इसके विवेक पर निर्भर करता है, अच्छा, कि किसको मंत्री बनाना है और किसको नहीं बनाना है। अच्छा, अगला तथ्य है किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाए, तो ये अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा, अनुच्छेद 78 के तहत। अगला फैक्ट है स्वतंत्रता के बाद गठित प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे, तो कुल इसमें 36 सदस्य थे। अगला फैक्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, प्रथम शिक्षा मंत्री, वो भी स्वतंत्र भारत के। अगला स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, तो ये थे सरदार बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री थे कौन? सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्रता के बाद गठित प्रथम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन था, तो ये थे डॉक्टर जॉन मथाई, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे पहले, जॉन मथाई। प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने हैं, कुछ इनका मनन करिए। भारत के 3 प्रधानमंत्रियों, जिनमें जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गई थी। ध्यातव्य है कि राजीव गांधी की मृत्यु चुनाव के दौरान हुई थी। अगला फैक्ट है कि गुलजारी लाल नंदा 2 बार जवाहरलाल नेहरू तथा लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुने गए थे। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को नियुक्त किया गया था। अगला फैक्ट है लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को भारत से बाहर ताशकंद में हुई थी। चौधरी चरण सिंह भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे
जिन्होंने अपने कार्यकाल में संसद का सामना ही नहीं किया, यानी वो संसद के दरवाजे के अंदर एक दिन भी प्रवेश नहीं कर पाए या नहीं गए। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो थे मोरारजी देसाई। राजीव गांधी सबसे कम उम्र में तथा मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। अगला फैक्ट है, चौधरी चरण सिंह तथा अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे प्रधानमंत्री थे या हैं, नहीं थे, जिन्होंने लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के पूर्व ही अपना त्यागपत्र दे दिया था तथा वीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त न कर पाने के कारण त्यागपत्र दिया था। अगला तथ्य है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी तथा डॉक्टर मनमोहन वर्तमान नहीं है, अब तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। तो ये उस समय का टाइपिंग फैक्ट है। ऐसे प्रधानमंत्री हैं कौन कौन से? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी तथा डॉक्टर मनमोहन ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2 या 2 से अधिक बार इस पद को ग्रहण किया और इसी श्रेणी में अब वर्तमान प्रधानमंत्री भी हैं जिन्होंने दूसरी बार अपना कार्यकाल संभाला है। और वर्तमान में कौन प्रधानमंत्री हैं? तो ये हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थीं। अगला फैक्ट, अमृत कौर किसी एक विभाग का कार्यभार सबसे लंबी अवधि तक देखने वाली केंद्रीय मंत्री थीं। वह केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली पहली महिला मंत्री भी थीं। कौन? अमृत कौर। अगला फैक्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। अगला, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला फैक्ट है, भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है तथा प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अपॉइंट किया जाता है। अगला फैक्ट है, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण सबसे पहले वीपी सिंह ने त्यागपत्र दिया था। वीपी सिंह बोले तो विश्वनाथ प्रताप सिंह, इन्होंने सबसे पहले त्यागपत्र दिया था। किस कारण? अविश्वास प्रस्ताव संसद में पारित हो जाने के कारण। अगला फैक्ट है, मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। सर्वप्रथम लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था। क्या अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? वो भी सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव था भारत का, जो कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था। अगला फैक्ट है, एक कार्यकाल में सबसे कम समय 13 दिन तक प्रधानमंत्री का पद धारण करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। यहाँ पर भारत के उप प्रधानमंत्रियों के विषय में हम कुछ तथ्य निकाल कर लाए हैं, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और इनकी अवधि थी 15 अगस्त 1947 से, यानी जब देश आज़ाद हुआ उस समय से 15 दिसंबर सन 1950 तक। और इनके समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और दूसरे उप प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, जिनका कार्यकाल 13 मार्च 1967 से 19 जुलाई 1969 तक था। तो इस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और तीसरे उप प्रधानमंत्री थे जगजीवन राम, जो कि कनिष्ठ श्रेणी के थे, और तथा चौधरी चरण सिंह, ये वरिष्ठ श्रेणी के उप प्रधानमंत्री थे और इनका कार्यकाल क्रमशः एक ही था, 24 जनवरी 1979 से 28 जुलाई 1979 तक,
जो कि मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री के सानिध्य में थे, या इनके सहायक के रूप में उप प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई के। अगला उप प्रधानमंत्री थे YB चौहान, महाराष्ट्र से संबंधित थे ये। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक ये चौधरी चरण सिंह के कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री थे। अगला उप प्रधानमंत्री का पद संभाला था चौधरी देवीलाल ने 2 दिसंबर 1989 से 1 अगस्त 1990 तक। तो ये थे विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री। और फिर चौधरी देवीलाल ने 10/11/1990 से 21/6/1991 तक पुनः चंद्रशेखर सिंह, जो कि बलिया से थे, उत्तर प्रदेश से, प्रधानमंत्री भारत के, तो इनके कार्यकाल में चौधरी देवीलाल ने पुनः उप प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। अगला तथ्य है कि लालकृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री किसके कार्यकाल में थे? तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में, और इनका कार्यकाल चला था 29 जून सन 2002 से 22 मई सन 2004 तक। कुछ अन्य फैक्ट हैं आपके लिए। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे कहा जाता है? तो ये है भारत के महान्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। भारत सरकार को कानूनी मामलों पर परामर्श कौन देता है? तो ये महान्यायवादी भारत सरकार को कानूनी मामलों पर परामर्श या सलाह देता है। अटॉर्नी जनरल किसका विधिक सलाहकार होता है? तो ये भारत सरकार का विधिक सलाहकार होता है। संसद का सदस्य न होते हुए भी उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने तथा बोलने का अधिकार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है महान्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला है राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह कौन देता है? तो राज्यों में होते हैं महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल कहा जाता है, और वहाँ केंद्र में होते हैं महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। अगला फैक्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने संविधान के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, उसकी संविधान की रचना में इनका अहम किरदार था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और अगला फैक्ट है संविधान में उप प्रधानमंत्री के संबंध में प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो ये कहीं पर भी संविधान में वर्णित नहीं किया गया है। कौन? उप प्रधानमंत्री पद का प्रावधान ये संविधान से हटकर किया गया है संसद द्वारा। अब तक कुल कितनी बार उप प्रधानमंत्री पद का सृजन किया गया है? तो ये 7 बार, ऊपर हमने बताया था, वो 7 बार किया गया है। किस प्रधानमंत्री ने 2 उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो वो थे मोरारजी देसाई। और किसे 2 बार उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? तो ये थे चौधरी देवीलाल, एक थे, इनका एक कार्यकाल चला था उप प्रधानमंत्री का चंद्रशेखर के समय, और एक चला था विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल में। अगला तथ्य है महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। कौन? महान्यायवादी। अगला फैक्ट है राष्ट्रपति किसके समान योग्यता वाले व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर सकता है? तो ये कर सकता है उच्चतम न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान जो योग्यता रखता होगा उसे भारत का राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर सकता है। अगला फैक्ट है भारत के किस अधिकारी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है?
तो वो है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल KDGS पॉइंट सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें, जिससे हमारा मोटिवेशन हो सके। और मेरा चैनल तो आपने सुन ही लिया, KDGS पॉइंट, जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया है। धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।